नमस्कार बच्चों, आदर्श एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज 10वीं के फिजिक्स की चौथी क्लास होगी। अब यदि हम पुराने जो पढ़ाए गए हैं उसको रिकॉल करें तो पहले दिन हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन के रूप में जानकारी ली थी। मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के जो कैसे होते हैं, इमेज कैसा बनता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टियां होती हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। दूसरे दिन हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा और तीसरे दिन वक्रता, त्रिज्या और फोकसांतर में क्या संबंध है अवतल दर्पण से, इस चीज को हमने पढ़ा। आज हम उत्तल दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है, क्या संबंध है? फोकसांतर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकसांतर की दुगुनी होती है। इस चीज को आज हम उत्तल दर्पण में समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। MN एक उत्तल दर्पण है। सबसे पहला चीज क्या लिखेंगे? चित्रानुसार MN एक उत्तल दर्पण है। ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस हो गए और ये यहाँ पे क्या होगा? P। अब हम जानते हैं जैसा प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से क्या हो जाएगा? ये इसी दिशा में वापिस हो जाएगी। यदि हम यहाँ पे आंख लगाते हैं तो ये किरणें हमें यहाँ से आती हुई नजर आती है। ये बिंदु क्या होगा इस दर्पण का? फोकस। और ये क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता को हम किससे दिखाते हैं? C से। तो हम लिखेंगे, माना कि MN एक दर्पण है जिसमें PFC क्रमशः ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को दिखाती है। तो हमें साबित करना है F बराबर R/2। उसके बाद लिखेंगे चित्रानुसार MN एक उत्तल दर्पण है जिसमें PFC क्रमशः ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को दर्शाती है। अब इसमें RS किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात S
टी डायरेक्शन में वापिस हो जाती है। प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली RS किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात ST दिशा में वापिस हो जाती है। अब क्या लिखेंगे? संरचना। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अब हमें क्या करना है इसमें? तो C बिंदु से इस MN दर्पण पर लंब डालेंगे, जो S पॉइंट पे अविलंब डालेंगे और इस C को S से थोड़ा आगे तक बढ़ाएंगे, C डैश तक। इस पॉइंट का नाम क्या है? C डैश। C से दर्पण पर अभिलंब डालते हुए C डैश तक C से दर्पण पर अभिलंब डालते हुए C डैश तक बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, जो ये RS किरणें या रेखा FCO के क्या है? समानांतर। क्या है? समानांतर। और इसे C डैश रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। समानांतर के रेखा के नियम हैं, यदि दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके संगत के कोण बराबर होते हैं। इस रेखा के ऊपर वाले और इस रेखा के ऊपर वाले कोण जो होते हैं, इनको आपस में संगत के कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत के कोण। और संगत के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है?
पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज को देखें तो एकांतर के कोण बराबर होते हैं। एकांतर के कोण कौन सा होगा? इस कोण का एकांतर कोण ये होगा और इस कोण का एकांतर कोण ये होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे तो ये 180 होता है। खैर, हम यहाँ से ये नहीं जानना, हमें ये जानना है जो यदि दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इनके संगत के कोण बराबर होते हैं, यानी इस रेखा के ऊपर वाले कोण और इस रेखा के ऊपर वाले कोण बराबर होंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आर एस किरण पी एफ सी के समानांतर हैं, समानांतर है, जिसे सी डैश प्रतिच्छेदित कर रही है। अब ये प्रतिच्छेद कर रही है तो इनके क्या होंगे? संगत के कोण बराबर होंगे। इस रेखा के ऊपर वाले ये कोण और इस रेखा के ये ऊपर वाले कोण, ये दोनों बराबर होंगे, यानी एंगल आर एस सी डैश इक्वल टू एंगल एस सी एफ। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी चीज क्या देख रहे हैं? ये सरल रेखा है और दूसरा ये सरल रेखा है, तो हम ज्यामिति से जानते हैं कि यदि दो सरल रेखा एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो सम्मुख के कोण बराबर होते हैं। ये एंगल इस कोण के बराबर होगा। यदि हम इसका 1 2 3 4 लिख दें तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक इसी तरह से ये कोण बराबर हो जाएंगे इस कोण के, क्योंकि ये सम्मुख के कोण हैं। तो हम लिखेंगे रेखा सी डैश और एफ टी एक दूसरे को एस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ज्यामिति से हम जानते हैं कि सम्मुख के कोण बराबर होते हैं। सम्मुख के कोण
बराबर होते हैं। अब सम्मुख के कोण बराबर होते हैं तो यानी ये कोण ये इस कोण के बराबर होगा, यानी एंगल टी एस सी डैश इक्वल टू एंगल एफ एस सी। इसको कहते हैं हम समीकरण सेकेंड। अब तीसरा इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, आर एस क्या है, आपतित किरण, और एस टी क्या है, परावर्तित किरण, जिसपे सी सी डैश क्या है, अभिलंब। तो इस तरह से ये जो एंगल बन रहा है आर एस सी वन, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल सी डैश एस टी क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से अब तीसरा इक्वेशन लिखेंगे, परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। अब क्या होगा, एंगल आर एस सी डैश इक्वल टू एंगल ऑफ सी डैश एस टी, इसको कहते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हम लिखेंगे क्या, इक्वेशन 1 2 3। अब तीनों इक्वेशन को देखो, आर एस सी डैश और सी डैश एस टी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इस कोण के बराबर ये कोण है, इस कोण के बराबर ये कोण है। इसका मतलब हो गया ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। क्या है, ये दोनों आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण का ये क्या है, संगत के कोण, और संगत के कोण बराबर होते हैं। और इस कोण को ये क्या है, सम्मुख के कोण, जो सम्मुख के कोण बराबर होते हैं। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से ये क्लियर हो जाता है, क्या, कोण एफ एस सी इक्वल टू एंगल एफ एस टी, मतलब एस बीच में है, इसका मतलब ये कोण हो गया। और दूसरा क्या लिखेंगे, एफ सी एस। नो, अब क्या करेंगे, अब कहेंगे इन ट्रायंगल एफ सी एस, त्रिभुज
एफ सी एस में क्या है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसीलिए ओके में बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। अब यदि ये और ये बराबर हैं और इसके सामने वाली भुजा ये हो गया और इस कोण के सामने वाला भुजा ये हो गया, यानी एफ एस सी के सामने वाली भुजा क्या हो गई, एफ सी इक्वल टू दूसरा क्या है, एफ सी एस, ये इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई, एफ एस इक्वल टू अब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या है, एफ सी इक्वल टू एफ एस। अब हम क्या लिखेंगे, यदि दर्पण बहुत छोटा हो तो क्या होगा, इतना छोटा जो एस बिंदु पी के संपाती हो जाए, यानी ये बिंदु यहाँ आ जाए। हम कहेंगे यदि दर्पण बहुत छोटा हो जाए ताकि एस बिंदु पी के संपाती हो जाए, अब देखिए ये एस बिंदु क्या हो जाएगा, पी के संपाती यदि हो जाता है, यहाँ पे आ जाती है, तो जो एफ सी इक्वल टू एफ एस है वो क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू पी एफ, क्योंकि एस की जगह अब क्या आ गया, पी, क्योंकि एस पी पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर, दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर, अब यदि हम दोनों तरफ पी एफ जोड़ते हैं तो क्या होता है, एफ सी प्लस पी एफ इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ। अब देखो एफ सी प्लस पी एफ सी यहाँ से लेके यहाँ तक है और उसमें हमने जोड़ दिया पी एफ, यानी अब क्या हो गया, पी सी, पी सी इक्वल टू पी एफ। अब देखो पी एफ पोल से लेके फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, और इसे हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। तो और पीसी
P से लेके C तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे हम स्मॉल r से दिखाते हैं। नहीं, कहीं कहीं इसे किताबों में कैपिटल R भी लिखा जाता है, लेकिन इसे नॉर्मली स्मॉल r से ही दिखाया जाता है। अब हम PC को के बराबर लिख देंगे R, और PF के बराबर 2F। अब 2 को इधर लेके चले जाएंगे, F को हम इधर छोड़ देंगे, तो ये F से गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग्य हो जाएगा। इसीलिए F इक्वल टू R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही साबित करना था हमें। आदर्श एकेडमी वॉच करने के लिए, देखने के लिए आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। साथ ही यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।